गतिज गुण या फिर ब्राउनी गति, ठीक है। यानी जो प्रॉपर्टी है उसको हमें क्या लिखना है, इसके जो गुण हैं नहीं चलेगा, ठीक है। जो ये गतिज गुण हैं अब आप क्या करते हैं, जरा गतिज गुण को समझने की कोशिश करते हैं। तो शायद कल आपने आपको बता दिया था, थोड़ा सा समझा दिया था, अब इसको क्या है लिखाते चलेंगे और साथ में समझाते चलेंगे। तो गतिज गुण का मतलब है यानी उनकी गति या मोशन को बताना है। तो गति में आपको कल बताया गया कि क्या है, जो गतिज गुण है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमने कोई कोलाइडी विलयन ले लिया है, उसका जब या उसके कणों का, नमस्ते, जब उसके कणों का क्या किया गया, अध्ययन किया गया बाकायदा, तो ये देखा गया कि जो कोलाइडी कण हैं, समझ रहे हैं, वो किसी सीक्वेंस के साथ यानी किसी भी क्रम में, किसी भी निश्चित तरह से, या आप कह सकते हैं उनमें कोई नियम कायदे कानून नहीं लगते हैं, ठीक है। यानी किसी भी नियमानुसार, किसी भी सीधी रेखा में, किसी भी नियम के तहत वो नहीं चलते हैं। जहाँ उनका मन होता है जिधर उधर चलते हैं, चल रहे हैं, एकदम मन हुआ पीछे मुड़ने का, एकदम मुड़ के पीछे चलने लगे। यानी ये आप बाउंड नहीं कर सकते कि भैया आगे चल रहे हो तो आगे ही चलो, जहाँ मर्जी आएगी, इधर उधर इधर, जहाँ कहीं मर्जी आएगी वो क्या करेंगे, वहाँ चलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इनमें जो चलने का प्रोसेस है वो ये देखा गया कि इनके चलने में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कोई नियम लागू नहीं होता है। मतलब इनके जो भी कण हैं वो अनियमित रूप से, समझ रहे हैं, कोई नियम नहीं लग रहा है, कोई नियमित यानी रेगुलर आप इनका प्रोसेस नहीं चलने का, अनियमित रूप से पूरे बर्तन में कैसी, टेढ़ी मेढ़ी, कोई ज़रूरी नहीं सीधी जाए, हाँ जिग जैग, यानी टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग मोशन करते हैं। इसी मोशन को क्या कहा गया, ब्राउनी गति कहा गया। और ये गति की वजह से है ना, तो ये गतिज गुण भी है कोलाइडी विलयनों का, ठीक है। तो लिख लीजिए ज़रा इसको, लिखिए, कोलाइडी विलयन का अध्ययन करते, कोलाइडी विलयन का अध्ययन करते हुए कोलाइडी विलयन का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम (1857) ईस्वी में कोलाइडी विलयन का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि कोलाइडी विलयनों के कण की, कोलाइडी विलयनों के कण टेढ़े मेढ़े ढंग से, टेढ़े मेढ़े ढंग से अर्थात टेढ़े मेढ़े ढंग से अर्थात अनियमित गति करते रहते हैं। जिग जैग भी लिख सकते हैं उसको, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जिग जैग होता है, अनियमित गति करते रहते हैं। कोलाइडी विलयनों में होने वाली, कोलाइडी विलयनों में होने वाली इस प्रकार की गति को, कोलाइडी विलयनों में होने वाली इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयनों में होने वाली इस प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे जैसे, जैसे जैसे विलयन में कणों का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विलयन में कणों का आकार बढ़ता जाता है, ब्राउनी गति क्या होगी, कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी?
बताइए, अगर कणों का आकार बढ़े तो ब्राउनी गति पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्या पड़ेगा? कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। अब समझते हैं, आकार बढ़ेंगे तो जगह इनके लिए कम बचेगी, जगह कम बचेगी तो घूमेंगे कम, नहीं? अगर घूमेंगे कम तो इधर उधर जिग जैग मोशन, टक्कर, ये सब कम होंगी। ठीक है, टक्करें कम होंगी तो इसका मतलब है ब्राउनी गतियाँ जो इनका गतिज गुण है वो प्रभावित हो जाएगा। अगर कणों के आकार बढ़े, ठीक है, तो इनकी गतियाँ कम हो जाएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ब्राउनी गति बंद हो जाएगी। यही तो हुआ। और जब ब्राउनी गति बंद हो जाएगी तो क्या विलेन कोलाइडी बचेगा? ये तो कोलाइडी विलेन की प्रॉपर्टी है ना। तो अगर गति ही बंद हो गई तो इसका मतलब विलेन भी कोलाइडी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? विलेन भी कोलाइडी नहीं बचेगा। तो आप ही कह सकते हैं विलेन कैसा हो जाएगा? निलंबन की अवस्था में पहुंच जाएगा, या फिर कोलाइडी विलेन आपका नहीं बचेगा। तो इसको लिख लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए आगे। कहाँ तक लिखा है? आकार बढ़ता जाता है, ब्राउनी गति कम होती जाती है, ब्राउनी गति कम होती जाती है, ब्राउनी गति कम होती जाती है। चलेगा वैसे भी नहीं है, उसको ज़रा खींच लो यार, बंद कर लो, एक आधा एक ही चल जाए, उसको भी खींच लो ज़रा पीछे वाले को। ठीक है, हो सकता है एक ही पंखा चल जाए, उसको ज़रा खींच लो लाइन उसको। हाँ, लंबी वाली को, लंबी वाली को, इसको भी खींच लो ज़रा। बंद कर दो, हो सकता है एक चलता रहे, वरना एक भी नहीं चलेगा। नहीं, बड़ी वाली से बंद होगा, बड़ी वाली से। बस हो गया, बंद हो गया। अरे यार, तब जब तक खींचोगे तब तक वो फिर बैठ जाएगा। तो ठीक है, एक हो सकता है चल जाए। क्या लिखा है? ठीक है, गति कम हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ब्राउनी गति समाप्त हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ब्राउनी गति समाप्त हो जाती है, तब यह विलेन कोलाइडी विलेन नहीं रह जाता है। तब यह विलेन कोलाइडी विलेन नहीं रह जाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखिए, वैद्युत गुण। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, वैद्युत गुण। ठीक है, वैद्युत गुण। अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो। ठीक है, अगर डाल लिया है, ना डाला होता तो प्रकाश ही करा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गुण लिखाने हैं, आगे पीछे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वैद्युत गुण। तो देखिए, वैद्युत गुण में भी आपको थोड़ा बहुत कल बताया था हमने कि कोलाइडी कण आप जानते हैं कैसे होते हैं? आवेश युक्त। भाई कोलाइडी विलेन के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? आवेश युक्त होते हैं। अधिकांशतः कोलाइडी विलेन, ज़्यादातर कोलाइडी विलेन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। समझ रहे हैं? ज़्यादातर कोलाइडी विलेन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। अब ये नहीं है कि आप एक मोहर लगा लो, नहीं कोलाइडी विलेन है तो ऋणावेशित ही होगा, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। उदासीन भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कोलाइडी विलेन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमको देखने होते हैं वो सब ऋणावेशित होते हैं। जैसे एक ब्लड का एग्जाम्पल अभी आएगा, देखेंगे हम कि फिटकरी लगा देने पर खून बंद हो जाता है, तो उसमें भी ब्लड के कण कैसे हैं? नेगेटिव। धुआं, यानी चिमनियों से धुआं बाहर करते हैं, जब आपने देखा होगा फैक्ट्रियां जब चलती हैं, फैक्ट्रियां चलते तो देखा होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इससे बेहतर क्या मिलेगा आपको? इससे बड़ी फैक्ट्री भी नहीं मिलेगी। सीधे चौराहे पर खड़े हो जाके, ठीक है, जब चल रही हो फैक्ट्री तब देखिएगा धुआं निकलते हुए, चिमनी से धुआं निकलता है। तो आपने देखा होगा हम कुछ जलाते हैं
तो धुआं काला भी होता है, नहीं होता है? यह एक नॉर्मल सा धुआं निकलता है। चिमनियाँ चलती हैं तो कैसा निकलता है? एकदम सफ़ेद धुआं निकलता है। तो कोई ना कोई प्रोसेस किया जाता होगा तभी तो सफ़ेद धुआं निकलता है, वरना तो उसके अंदर हम जला ही रहे हैं कुछ ना कुछ। अगर जल रहा है तो ये क्या गारंटी है कि भैया नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कलर वलर का स्प्रे कर दिया है कि नहीं अब ऊपर निकलोगे अच्छा तो सफ़ेद होके निकलना, ठीक है, पुताई कर दी है धुएँ पे सफ़ेद कलर की। तो कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा, इसी प्रोसेस के थ्रू तो धुआं सफ़ेद निकलता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस, इसमें भी क्या है, जो धुआं सफ़ेद निकल रहा है उसका भी एक कारण है, उसमें भी धुआं ऋणावेशित कोलाइडी कण माने जाते हैं। तो उसमें एक गोला लटकाया जाता है धनावेशित का, वो भी आपको इसके एग्जाम्पल में भी बताएंगे हम आगे। इसी तरह से नदियाँ जहाँ डेल्टा बनाती हैं समुद्र में, नाम सुना होगा डेल्टा का, ठीक है, डेल्टा हो सकता है भूगोल में पढ़ा हो कि नदियाँ जहाँ समुद्र से मिलती हैं मुहाने पर वहाँ त्रिभुजाकार मिट्टी या कूड़ा कचरा की भूमि इकट्ठा कर देती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इसको अभी इसमें भी पढ़ेंगे हम। वहाँ डेल्टा क्या है पढ़ते हैं, यहाँ डेल्टा कैसे बनता है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इन सब में जो एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, इसी तरह से पानी को प्योर करना, फिटकरी डालकर जल को शुद्ध करना, इन सब में कोलाइडी विलेन को कैसा माना गया है? ऋणावेशित। इसीलिए हमको धनावेशित चीज़ डालनी पड़ रही है और आपका कोलाइडी विलेन, ठीक है, शुद्ध हो जा रहा है। तो ज़्यादातर हम कैसा मान रहे हैं? ऋणावेशित, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। आप सोचें नहीं कोलाइडी है तो ऋणावेशित ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं, दोनों तरह का हो सकता है। तो वैद्युत गुण है तो आप जानते हैं अगर आवेश होगा तो वैद्युत का फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई? वैद्युत का फ़र्क किस पर पड़ेगा? जिस पर आवेश होगा उसी पर तो पड़ेगा। अब कहीं प्लास्टिक में वैद्युत लगा दो, क्या पार होगी? नहीं होगी। अगर प्लास्टिक में पार होती तो सारे इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते हैं ना कि भैया उनमें करंट ना आ पाए। प्लास्टिक है, रबर है, इन सब में नहीं आ पाता है, तो इसीलिए वो बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब है उनमें चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब है सीधे सीधे आप कह लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे अगर तो चार्ज ज़रूर बहेगा। अब चार्ज बहेगा तो करंट तो लगनी ही लगनी है। अगर आवेश बह रहा है तो इसका मतलब धारा तो होएगी होगी, नहीं? आवेश परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो अगर आवेश बह रहा है तो इसका मतलब है धारा तो है ही है वहाँ पर। तो अगर धारा है, ठीक है, अगर धारा है तो आप कह सकते हैं करंट होगा या करंट आप, ठीक है, लग सकती है आपको। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम समझने की कोशिश करते हैं वैद्युत गुण। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो कोलाइडी विलेन है उसके कण जो हैं वो कैसे होते हैं? आवेश युक्त होते हैं। अब उन पर धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। अब अगर हम कोलाइडी विलेन में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वैद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब है प्लग नहीं लगा देंगे। ये नहीं है कि सॉकेट है इसी में पानी भर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट ले जाकर पानी के स्रोत में या वही जो कोलाइडी विलेन है उसमें रख देंगे। एक आपने प्रोसेस देखा होगा जाड़े वाले में गर्म करने वाली रॉड, यही प्रोसेस तो है। उसमें आप कोई ऐसा विलेन कर दीजिए तो उसका हो जाएगी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और आपने देखा भी होगा गर्म होता है तो गंदगी कहीं बैठ जाती है, देखिए उसमें। तो ये वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है, उसमें सीधे सीधे करंट प्रवाहित करी गई। अब करंट क्या है? उस मेटल को गर्म कर रही है, मेटल उस पानी को गर्म कर रहा है, ये सिद्धांत उसमें लगता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जब हम वैद्युत धारा पास कराएंगे किसी भी कोलाइडी विलेन में तो कोलाइडी कण आवेशित होने के कारण अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। अगर धनावेशित होंगे तो ऋणात्मक की तरफ भागेंगे, ऋणावेशित होंगे तो धनात्मक की तरफ भागेंगे, भाई अपोजिट की तरफ भागेंगे। इस तरह से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश की तरफ चलना ही क्या कहलाता है? इनका वैद्युत गुण कहलाता है। इसको स्पेशली नाम देते हैं हम वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन इसलिए क्योंकि कण है, संचलन का मतलब चलना है, कण चल रहे हैं किसके प्रभाव में? वैद्युत के प्रभाव में, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? वैद्युत कण संचलन। ये वैद्युत कण संचलन दो तरह का होता है, एक धन कण संचलन और एक ऋण कण संचलन। एक को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं और एक को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस इंग्लिश के वर्ड हैं जी के, दोनों बोलते हैं। तो ये क्या है? ये इसकी वैद्युत प्रॉपर्टी होगी। प्रकाश वाली प्रॉपर्टी भी आपको हमने कल बता दी थी, ठीक है। अब यहाँ भी बताते भी चलेंगे और आपको लिखाते भी चलेंगे। तो इसकी भी प्रॉपर्टी लिख लीजिए वैद्युत गुण को। तो लिखिए कोलाइडी
वैद्युत आवेश युक्त होते हैं, कोलाइडी कण वैद्युत आवेश युक्त होते हैं, इसलिए कोलाइडी विलयनों को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड तथा या चलिए इलेक्ट्रोड तो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोड के ब्रैकेट में लिख लीजिए कैथोड तथा एनोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड तो उसका एक कॉमन है। अब वो दो तरह के होते हैं, कैथोड और एक एनोड। ठीक है, कैथोड तथा एनोड की ओर गति करने लगते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों के गति करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। वैद्युत कण संचलन कहलाती है। यदि कोलाइडी कण धनात्मक हैं तो वे कैथोड की तरफ गति करने लगते हैं। कैथोड की तरफ गति करने लगा। अब कण कैसे थे? धनात्मक, तो गति भी कौन कण कर रहे होंगे? धनात्मक ही तो कर रहे होंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? धन कण संचलन करने लगते हैं। तो इसे धन कण संचलन कहते हैं कि जिस तरह के कण चल रहे हैं उस तरह का कण संचलन, तो इसे धन कण संचलन कहते हैं। और यदि कोलाइडी कण ऋणावेशित हैं तो इसे ऋण कण संचलन कहते हैं। अब अगली हेडिंग है प्रकाशिक गुण। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशिक गुण, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। अगर पेपर होंगे तो आएगा। ठीक है, अगर पेपर होंगे आपके तो आएगा ये, अगर नहीं होंगे तो फिर पता नहीं। तब आएगा तब भी क्या फ़र्क है, नहीं आएगा तब भी क्या फ़र्क है। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए, अच्छा इफेक्ट है। तो ये हमने
कल समझा दिया था आपको, लिख लीजिए, अभी फिर से इसको हम समझा देंगे एक बार, ठीक है। तो लिखिए ज़रा, सन 1869 ईस्वी में, सन 1869 ईस्वी में टिंडल ने प्रकाश के किरण पुंज को, टिंडल ने प्रकाश के किरण पुंज को वास्तविक विलयन से गुजारा, वास्तविक विलयन से गुजारा तो देखा प्रकाश किरणों का कोई पथ, प्रकाश किरणों का कोई पथ स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, परंतु जब अंधेरे कमरे में भरे, कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन से प्रकाश किरण पुंज को गुजारा तो प्रकाश की किरणों का स्पष्ट पथ दिखाई दिया, जिससे यह पता चला कि कोलाइडी कणों में प्रकाश किरणें एक शंकु के रूप में चलती हैं, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल एक वो है जो आपने देखा होगा बहुत बार, वही जो कल बताया था, कौन सा, सूर्य के प्रकाश वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सूर्य के प्रकाश को अंधेरे कमरे में किसी छिद्र के द्वारा भेजा जाता है, तो किरणों के मार्ग में धूल के कण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।
यह भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। यह भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। यह भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अब देखिए ज़रा यहाँ से, ये सीधे प्रकाश पुंज जो है, ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, प्रकाश किरणों को किसी छिद्र के थ्रू भेजना है। लेकिन आप जानते हैं प्रकाश किरणें पूरे फॉर्म में चलती हैं। पूरे फॉर्म का मतलब क्या है, बड़े एक ब्रॉड क्षेत्र में, यानी इस तरह से पूरे भर में चलेंगी। अब एक जगह तो पहुंच नहीं रही छिद्र से, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, इन किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे एक प्रकाश की बारीक किरण पुंज जाने लगता है। तो इसने वही किया है, ये देखिए ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, इसको उसने क्या कर दिया, एक पुंज के रूप में भेज दिया। तो जब पुंज के रूप में भेजा है इस छिद्र से, ये आपका अंधेरा कमरा है, जब इसमें भेजेंगे तो इसका जो पथ होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, शंक्वाकार दिखाई पड़ता है। और इसमें भरा कौन है, कोलाइडी विलेन। बना लीजिए जरा इसको। तो बातें कितना करते हैं भैया। ऐसा अभी तक तो सुना था लड़कियां ज़्यादा बातें करती हैं, इस बैच में तुमको लड़के ज़्यादा परपंच कर रहे हैं लगातार। ठीक है, ये है उत्तल लेंस। ये आपका क्या है, एक छिद्र है, ये प्रकाश पुंज है, और ये जो है ये क्या है, टिंडल शंकु है। बना लिया। अब अगली हेडिंग है, अगर बना लिया हो तो अगली हेडिंग है भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। अब जो इसके भौतिक गुण हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुणों में आपको बता चुके हैं क्या करना होता है भाई। इसमें मेनली कणों के आकार को बताना होता है कि भाई कणों का जो आकार है वो क्या है।
आँखों से हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, फिल्टर पेपर से गुजार पा रहे हैं कि नहीं गुजार पा रहे हैं, इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? भौतिक गुणों के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें एक को हम दृश्यनीयता बोल देते हैं, एक को हम फिल्टरनीयता बोल देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ज़रा, भौतिक गुणों में लिखिए, कोलाइडी विलयनों में विलेय के कणों का आकार, कोलाइडी विलयनों में विलेय के कणों का आकार कोलाइडी विलयनों में विलेय के कणों का आकार 10 की घात -4 से 10 की घात -4 से 10 की घात -7 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, आगे कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं, मतलब उसमें समानता नहीं होती है। कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं और इनमें प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, और इनमें प्रावस्था यानी फेज, ठीक है, प्रावस्थाएं यानी फेज, प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। प्रावस्था जानते हैं कोई लोग क्या होता है? नहीं, अवस्था जानते हो? अरे ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः आप जानते हैं कि अवस्थाएं कितनी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। प्रावस्था भी उन्हीं से मिलता जुलता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है, जैसे ये है, ये किस अवस्था में है? ठोस। पानी देख लीजिए आप, किस अवस्था में होगा? द्रव। कोई तीसरा एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले लीजिए, किस अवस्था में है? गैस। तो अवस्थाओं का मतलब है कि पूरा का पूरा उसी रूप में हो। प्रावस्था का मतलब है दो अवस्थाएं साम्य अवस्था में हो, जैसे बर्फ पिघल रही हो। ठीक है, बर्फ पिघल रही हो तो बर्फ किस अवस्था में है? ठोस। पिघल कर क्या बना रही हो? हाँ, पानी बना रही होगी। पानी किस अवस्था में है? द्रव। तो जब पिघल रही होगी उस समय की जो एक अवस्था मिलेगी आपको, कि उस अवस्था में क्या होगा? द्रव भी होगा और ठोस भी होगा। कभी फ्रिज में बर्फ़ जमाइए, आपने देखा होगा बर्फ़ जम रही होती है, जम ना पाई हो, और आप उसको देखिए तो पानी टाइट टाइट हो जाता है थोड़ा सा। कभी देखा है? उंगली लगाओ थोड़ी देर तो नहीं होगा, फिर पक्का से छेद हो जाएगा उसमें, और अंदर क्या निकलेगा? पानी। तो इसका मतलब है वो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। जब दो अवस्थाएं साम्य अवस्था में पाई जाती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो रही होती हैं, साम्य अवस्था में होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि अवस्था की बजाय क्या पाई जाती हैं? प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनमें से एक प्रावस्था, आगे लिख लीजिए उसमें, जिनमें से एक प्रावस्था सतत होती है, जिनमें से एक प्रावस्था सतत होती है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तथा दूसरी प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरी प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, अब जैसे विलयन आप कोई बनाते हैं तो विलयन में कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? विलय और विलायक, वही सेम चीज़ है। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम विलायक समझ लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था विलय समझ लीजिए। एक पदार्थ है
जो घुल रहा है और एक पदार्थ है जो घोल रहा है, यानी एक में दूसरा घोल रहा है। तो जिस में घुल रहा है उसको परिक्षेपण माध्यम, पूरा का पूरा मीडियम है वो, जो चीज़ घुली हुई है उसमें वो परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, अब चलिए अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए इसी का। जिलेटिन को जल में घोलने पर, जिलेटिन को जल में घोलने पर, जिलेटिन को जल में घोलने पर जिलेटिन का कोलाइडी विलयन, जिलेटिन को जल में घोलने पर जिलेटिन का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जिसमें जल सतत होता है। अगर सतत है तो उसको क्या कहेंगे? माध्यम कहेंगे ना, जो लगातार कंटिन्यूअस होगा। पानी है, बाल्टी भरी रखी है, उसमें कौन है सतत? पानी ही तो सतत है, कंटिन्यूअस। चीनी या जो कुछ है वो तो आप डाल रहे हो, कभी डाले कभी नहीं डाले, तो वो सतत नहीं है। पानी भरा है वो कंटिन्यूअस है, सॉल्यूशन का हिस्सा। चीनी आप डालोगे, कोई ज़रूरी नहीं आपने डाली, कम डाली ज़्यादा डाली क्या डाली ये नहीं पता है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। विलयन बनाना है तो क्या रहेगा? पानी कंटिन्यूअस रहेगा, पहले भी रहेगा बाद में भी रहेगा, वो किसी समय नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो वो क्या है, क्या लिखा है? जल सतत अवस्था है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे क्या कहेंगे भाई? हाँ, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जल सतत अवस्था है जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तथा जिलेटिन परिक्षिप्त प्रावस्था, तथा जिलेटिन परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। अब अगली हेडिंग है फिल्टर नियता, वो इसी की है, मतलब भौतिक गुणों के अंतर्गत ही है, कोई अलग से हेडिंग नहीं है। फिल्टर नियता, फिल्टर नियता मतलब फिल्टर पेपर से पास कराएं तो क्या होगा? फिल्टर पेपर देखा है किसी ने? नहीं देखा है? देखिए, लैब में एक पेपर होता है, ठीक है, कई बार तो इस तरह का है, गोल गोलाकार का होता है, वो बना हुआ आता है गोल गोलाकार का। कभी कभार क्या होता है लैबों में, पूरा एक गत्ता होता है फिल्टर पेपर का। ठीक है, बस फिल्टर पेपर मोटा सा एक पेपर होता है जो रफ जैसा होता है, समझ रहे हैं? रफ पेपर जैसा होता है, उसका काम छानना होता है। जैसे छन्ना है तो लैब में हम छन्ना नहीं यूज करते हैं, भला चाय छानने वाली छन्नी लिए चले गए छानने, वो छान ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें हमें विलेय विलायक ये सब छानने हैं, ये सब देखने हैं, तो वो कहाँ छान पाएगी? ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए हमको? फिल्टर पेपर चाहिए होता है, जो जरा सी भी गंदगी को क्या कर ले, अपने ऊपर रोक ले, केवल द्रव को पास होने दे। ठोस अवस्था में अगर जरा सी भी गंदगी है तो अपने ऊपर वो रोक ले। तो हम क्या करते हैं, उस फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर मोड़ने का एक प्रोसेस होता है। गोल जैसे फिल्टर पेपर है तो उसको इस तरह से मोड़ते हैं, पहले 20 से मोड़ दिया, 2 हो गए परत, फिर उसको 20 से मोड़ दिया, कितनी परत हो गई? 4 हो गई। फिल्टर पेपर लगाने का भी तरीका होता है, ये नहीं ग्लास के ऊपर ऐसे फिल्टर पेपर रख दिया, छानना शुरू कर दिया, छनेगा ही नहीं कुछ। तो उसमें क्या करते हैं, गोल है, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, तो कितने? 4 फोल्ड हो गए। अब 4 फोल्ड हो गए, अब उसमें क्या करो, ऊपर से फोल्ड दिखाई पड़ेंगे, ऐसे उसको खोलो, उसमें उंगली डालो और ऐसी जगह पर उंगली डालो कि एक तरफ सिंगल फोल्ड बचे, एक तरफ 3 फोल्ड बच जाए, तो क्या बचेगा? एक कोन जैसा स्ट्रक्चर ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें एक तरफ 3 परतें आ गई होंगी और एक तरफ 1। उसको लगा दीजिए ग्लास में या बीकर में, छान दीजिए उसमें। तो इसमें ये देखना है हमें कि जो फिल्टर पेपर के छिद्र होते हैं, तो ये छिद्र होंगे तभी तो कोई चीज़ पास होगी। फिल्टर पेपर के झिल्ली लगा दो, क्या कुछ छनेगा? तो इसका मतलब है छिद्र होने अनिवार्य है ना, तभी तो फिल्ट्रेशन होगा। तो ये कहते हैं कि साधारण फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं
वो कोलाइडी विलेन के जो कण होते हैं उनसे बड़े होते हैं। इसलिए जैसे ही हम कोलाइडी विलेन को फिल्टर पेपर में डालते हैं पूरा का पूरा विलेन छन जाता है आराम से। ठीक है, ये इसकी फिल्टर नेता है। तो लिख लीजिए, साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र, साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र कोलाइडी कणों से बड़े होते हैं। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र कोलाइडी कणों से बड़े होते हैं। अतः गुजारने पर फिल्टर पेपर के छिद्र कोलाइडी कणों से बड़े होते हैं। अतः गुजारने पर पूरा कोलाइडी विलेन एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है। एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है दृश्यनीयता। ये भी उसी का गुण है। दृश्यनीयता का मतलब है कण कितने छोटे हैं कि हम उनको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। दृश्यनीयता, तो लिखिए, कोलाइडी विलेन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण इतने छोटे होते हैं। कोलाइडी विलेन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। कि उन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इस गुण को दृश्यनीयता कहते हैं। इस गुण को दृश्यनीयता कहते हैं। ठीक है, अब वो दो परिभाषाएं जो अभी आपको बताई थी, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। अब हेडिंग लिख लीजिए, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, परिक्षेपण माध्यम। तो लिखिए, वह पदार्थ कौन सा होगा, जिसमें कोई घुला होगा कि जिसको घोला जाएगा। हाँ, वह पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ घुला होगा। तो लिखिए, वह पदार्थ जिसमें कोई दूसरा द्रव या पदार्थ घुलकर कोलाइडी विलेन बनाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब ये जो माध्यम होगा ये ज़्यादा मात्रा में होगा कि कम? हाँ, जैसे पानी है तो क्या होगा, ज़्यादा ही होना चाहिए। तो लिखिए, सामान्यतः, इसको भी लिख लीजिए साधारण भाषा में तो पहचानने में आसानी होगी। सामान्यतः वह पदार्थ जो विलेन में अधिक मात्रा में होता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। जैसे
चीनी व पानी के विलयन में कौन माध्यम होगा? पानी। जैसे चीनी व पानी के विलयन में पानी परिक्षेपण माध्यम होगा। जैसे चीनी व पानी के विलयन में पानी परिक्षेपण माध्यम होगा। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, परिक्षिप्त प्रावस्था। अगली हेडिंग है परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, अब इसको अगले दिन कराएंगे।